नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी अतुल में। और सीडीपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये 10वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 400 से ज़्यादा लगभग क्वेश्चन करा चुका हूँ सीडीपी, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वो सब हैं वो सब अंडरस्टैंडिंग बेस पे हैं, और जो कि सीटेट के एग्जाम में वो क्वेश्चन, इस समय जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं उसके आधार पर वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम जो अभी होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के दौरान, उस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे किससे जुड़े रहते हैं वो पूछ रहा है। तो भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, तीसरा है साथी एवं माता पिता, चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माता पिता और भाई बहन। अगला प्रश्न है कि अध्यापिका ने एक कमेटी की प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, इसके ऑप्शन है पहला एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, दूसरा है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, तीसरा है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, चौथा है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तीसरा प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द जो है सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष का प्रयोग होना का मतलब होता है कि वो जेंट्स हो या लेडीज, सभी के लिए सभाध्यक्ष का प्रयोग होता है, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो जब जो हमें पूर्व की जानकारी जो भी रहती है उस जानकारी से हम जब नई जानकारी को जोड़ लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं कि साभिधारण कहते हैं कि आत्मसातकरण कहते हैं कि संगठन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसातकरण। और समायोजन क्या होता है? समायोजन में अंतर ये है कि समायोजन में क्या होता है कि जो पुरानी जानकारी होती है उसमें सुधार करके जब नई जानकारी को जोड़ा जाता है तो वो होता है समायोजन। अगला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसके ऑप्शन है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन, चौथा है क्रियाकलाप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। इसका ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, दूसरा एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तीसरा एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो देखिए, जब कोई लेक्चर देते हैं टीचर, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे जैसे वो लेक्चर दिए हैं उसको उसी तरह से प्रस्तुत कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समस्यात्मक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, बल्कि अपने शब्द भी इसमें प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं परिवार, इसलिए इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं पहला जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा परिपक्व होने से, तीसरा है अनुकरण से, चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक
यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या दर्शाता है? पहला है जातीय भेदभाव का परिचायक है, दूसरा है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तीसरा है लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, चौथा है लड़कियों में लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़की लड़की में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, दूसरा है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, तीसरा है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, चौथा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चा अगर आंशिक रूप से देखता है तो उसकी जो भी कमी है उसको दूर करते हुए हम उसे विशेष प्रावधान देंगे और उस प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियां, तीसरा है प्रयोजनात्मक उपागम, चौथा है प्रगतिशील चिंतन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम और क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, चौथा है सत्य असत्य। जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं सत्य या असत्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक नियोजित बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, दूसरा है बच्चे की नियोजकता के अनुसार उस बच्चे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, तो तीसरा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, चौथा है सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र कौन सा है? पहला है व्यावसायिक, दूसरा है अनुभविक, तीसरा है भावात्मक, तीसरा है आध्यात्मिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भावात्मक। सीखने का क्षेत्र भावात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों में कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा है पुनर्बंधन के सिद्धांत, चौथा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान के निर्माण। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे इस स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा है आत्मसात, तीसरा निर्माण, चौथा है सक्रियाकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आत्मसात। अगला प्रश्न है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, तीसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का है कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, चौथा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? तो पहला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, दूसरा है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, तीसरा है सीखने के
सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। चौथा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के सातत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला प्रश्न है कि डैश के कारण प्रतिभाशालता होती है। पहला है मनोसामाजिक कारणों, दूसरा है आनुवांशिक रचना, तीसरा है वातावरणीय अभिप्रेरणा, चौथा है दूसरा और तीसरा का समायोजन। तो प्रतिभाशालिता होती है, आनुवांशिक रचना भी होती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा के समायोजन का, इन दोनों के समायोजन का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 का संयोजन। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को, और उसके ऑप्शन है, पहला है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के लिए माप के रूप में लेना चाहिए। और चौथा है जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उनके ठीक नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ले वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है। एक अनुबंधित गतिविधि है, दूसरा एक सामाजिक गतिविधि है, तीसरा एक व्यक्तिगत गतिविधि है और चौथा है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो जब भी वैगोत्स्की का नाम आता है तो वहाँ पर सामाजिक से रिलेट कर लेते हैं, समाज और संस्कृति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी जन्म लेने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। और इसके ऑप्शन है, पहला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास और चौथा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है कि डैश एक विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है मुख्य धारा शिक्षा और चौथा है विशेष शिक्षा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। अधिगम क्या है। पहला है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, दूसरा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया और चौथा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पहला है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, दूसरा है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों की व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, तीसरा है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, चौथा है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं की कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो कभी भी याद कराने वाले काम बच्चों को नहीं करना चाहिए और एक ही प्रश्न के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर भी नहीं देना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखना, पाठ्यपुस्तक संबंधी कोई भी काम आवश्यक नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा है, उसकी विचार और विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पहला है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उनके नैतिक कार्यों को करने में सहायता देनी चाहिए। तीसरा है कि 7 कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और फोर्थ है कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य डीसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है कोहलवर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक्सन द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा, चौथा है पियाजे द्वारा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पियाजे ने दी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो रटने वाला काम जो होता है वो बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं होते हैं। तो जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो तो ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो तार्किक चिंतन आरंभ करना किस अवस्था में होता है। तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, तीसरा है जन्म से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के ऊपर के बालकों में चिंतन करने के लिए विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि विकास केवल ज्ञान हमको केवल विद्यालय से भी मिलता है। दूसरा है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास जो होता है बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है, बल्कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा, विकास बहुआयामी होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त हुआ है। दिव्यांग लोगों के लिए 2016 में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला है विकलांग छात्र, दूसरा है छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है, तीसरा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, चौथा है मंदित छात्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षा शैक्षिक योग्यता बनाना, तीसरा है शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग। तो शिक्षक को श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग तो करना चाहिए। पहला है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल भी करना चाहिए, दूसरा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनाना चाहिए, तीसरा है शिक्षा शास्त्र की आकलन की जटिल, यहाँ पर जटिल दे दिया है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो जिनकी जटिल समस्याओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, किस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। पहला है निम्न उत्तेजना उनका भय, जब भय रहता है तब सीखते हैं, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, जब बच्चा, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे को कोई भी भय नहीं रहता है और संतुलित उत्तेजना होती है तो उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा
सीखता है यानी कि अधिगम की सर्वोच्च अवस्था वही होती है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। बच्चों को कभी भी देखिए डिवाइड तो नहीं करना चाहिए, बच्चों को विभाजित नहीं करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा कि जो भी विद्यार्थियों की जो भी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसकी पहचान करके उसका जो है समाधान हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है? पहला है लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। दूसरा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, बिल्कुल नहीं। तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल भी नहीं। चौथा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ चुनौती देता है और दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, चुनौती देता है नहीं है बल्कि दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने संबंधी नियोगिताएं समानतः पहले लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। दूसरा है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सीखने संबंधी नियोगिताएं होती हैं वो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। तो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा करते हैं उनके पास क्या होता है? पहला है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। दूसरा है कार्य परिहार विन्यास। तीसरा है नैपुणता अभिविन्यास। चौथा है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा प्रेमित, तीसरा है मेरा पड़ोस, चौथा है मेरा विद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। अगला प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला है स्वर्णिम, दूसरा है संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा है वाक्य, चौथा है रूपिम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रूपिम। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतर रूप में अभिप्रेरित करता है? पहला है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। दूसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। तीसरा है बाह्य कारक। चौथा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि एवं व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण निर्माण किया? तो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण जो निर्माण किया वो कौन है? डेविड वेसलर, दूसरा है एल्फ्रेड बिने, तीसरा है चार्ल्स एडवर्ड्स पियरमैन, चौथा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के लिए अंतर्गत कार्य करते हैं। विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजना उनका सूक्ष्म अवलोकन करता है। चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा है? पहला है प्रतिभा, दूसरा है गुण, तीसरा है औपचारिक चिंतन, चौथा त्वरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिभा। अगला प्रश्न है कि निम्नात्मक तगड़ा में शामिल है क्या है? पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर तगड़ा, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर तगड़ा, तीसरा है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, चौथा है अन्वेषणपरक सीखना और स्वतः खोज पर संबंधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर तगड़ा।
अगला प्रश्न है कि पीड़ा अनुभूति की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित करती है। तो इसके ऑप्शन है प्रभावी, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है संरक्षक उन्मुखी, चौथा है सुरक्षा उन्मुखी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भावात्मक। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है अधिसक्रियता, तीसरा है असर्थता, चौथा है कम परिज्ञानता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, दूसरा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, चौथा है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। थर्ड है अनुकरण, नकल, दोहराना, चौथा है विषय वस्तु को यंत्र याद कराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध रखना। अगला प्रश्न है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। पहला है योग्यता अटल है, दूसरा है प्रयासों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरा है असफलता, चौथा है योग्यता सुधार्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, योग्यता सुधार्य है। अगला प्रश्न है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव व्यक्ति की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। पहला है स्वनियमन, दूसरा है आत्मकेंद्रिता, तीसरा है मनोवैज्ञानिक विकार, चौथा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्वनियमन। आज का आखिरी प्रश्न ये है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन है प्रथागत, दूसरा है उत्तर प्रथागत, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, चौथा है प्रथापूर्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथागत। आई होप कि ये वीडियो आपको जो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।